Hi friends, let's start the first chapter, Introduction to Microeconomics and Macroeconomics. पहले हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट बुक का मैटर रीड करेंगे and then we will see the explanation part. Okay, microeconomics and macroeconomics are the two main branches of modern economics. Okay, the term micro is derived from the Greek word micros, which means small or millionth part. The term macro is derived from the Greek word macros, which means large. The terms were coined by Norwegian economist Ragnar Frisch of Oslo University in 1933. Okay, introduction part में सिर्फ हमें ये याद रखना है कि मेन सब्जेक्ट है अपना इकोनॉमिक्स. ओके, या तो ये मेन ब्रांच है, इसके सिर्फ दो पार्ट्स है, एक है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो. ठीक है, अब माइक्रो का मीनिंग क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में, स्मॉल, और मैक्रो का मीनिंग होता है लार्ज. सो हम जब स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स का तो हमें एक तो स्मॉल लेवल पे स्टडी करेंगे या तो लार्ज लेवल पे स्टडी करेंगे. सिंपल. अब ये सर्कल देखिए, दिस सर्कल इज द टोटल इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री. ओके, ये क्या है, टोटल इकोनॉमी, ये पूरा सर्कल. अब हम इस पूरे सर्कल का स्टडी करेंगे ना, तो हम बोलेंगे कि मैक्रो लेवल पे हम इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं या इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं, पूरे कंट्री का इकोनॉमी को हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज एट मैक्रो लेवल. बट इस इकोनॉमी में से एक स्मॉल पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी, इसको मैं बोलूंगी माइक्रो लेवल पे मैं स्टडी कर रही हूँ. अंडरस्टूड? ओके, नाउ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में देखते हैं. पहले microeconomics means a small part of a thing. Microeconomics thus deals with a small part of the national economy. जो मैंने explain किया वैसे ही वो एक small part of the national economy के बारे में बताता है. It studies the economic actions and behavior of individual units. Most important word, इसको याद रखना हमेशा. आंसर लिखते वक्त ये वर्ड्स आने ही चाहिए आंसर में, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे. ओके, इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल अकेला यूनिट, जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और फर्म, या प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी. मतलब मैं कुछ स्टडी कर रही हूँ तो वो एक सिंगल चीज के बारे में ही स्टडी कर रही हूँ, इसका मतलब मैं माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में स्टडी कर रही हूँ. जैसे अब मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. ठीक है, अगर मैं एक प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर या एक कमोडिटी या गुड्स के बारे में बात कर रही हूँ या स्टडी कर रही हूँ, मतलब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी कर रही हूँ. ओके, वही मैं ऑल प्रोड्यूसर्स, ऑल कंज्यूमर्स, ऑल कमोडिटीज, इनके बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी कर रही हूँ. अंडरस्टूड? सिंपल, बस आपको इतना ही याद रखना है. बट इकोनॉमिक्स में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो हमेशा याद रखने हैं. सो पढ़ते वक्त प्लीज वर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिए. जो मैं वर्ड्स बार बार रिपीट कर रही हूँ वो आपको आंसर्स में दिखने चाहिए. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन पार्ट. कोई भी एक डेफिनेशन आप याद कर लीजिए. We will see all, but आपको सिर्फ एक ही कोई भी डेफिनेशन एग्जाम में लिखना है. मॉरिस स्टॉप क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी. जैसे साइंस में हम किसी भी अगर चीज के बारे में स्टडी करते हैं, वो जो माइक्रोस्कोप होता है ना, तो सेम वे में इकोनॉमी की अगर माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे. प्रोफेसर एपी लर्नर क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू a microscope, as it were, to see how the millions of cells in the body of economy, the individuals or households as consumers and individual firms as producers, play their part in the working of the whole economy organism. ठीक है, इन्होंने देखा जाए तो साइंस के टर्म्स में इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन किया है. ठीक है, कि एक माइक्रोस्कोप में लेंगे
हम मिलियन सेल्स, माइक्रोस्कोप में हम सेल्स को डिटेल में देख सकते हैं, राइट, डिटेल में देख रहे हैं, और उस डिटेल में माइक्रोस्कोप के जो लेंस है उसके थ्रू हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं हाउस होल्ड को, कंज्यूमर्स को, प्रोड्यूसर्स को। जैसे एक एक ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करते हैं, वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक एक चीजों को स्टडी कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट सब टॉपिक हम देखते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की पहुंच कहाँ तक है, दैट इज स्कोप। ठीक है, तो उसमें हम ये चार्ट को ऊपर ऊपर से देखते हैं, फिर डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। स्कोप के 3 पार्ट्स बनाए हैं, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। जहां पे भी प्राइसिंग वर्ड आता है वहां पे समझने का कि डिमांड एंड सप्लाई हमें लिखना है। ठीक है, मैं आपको याद रहे लॉजिक के साथ इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, सो प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब हम स्टडी करेंगे डिमांड एनालिसिस की और सप्लाई एनालिसिस की। नाउ थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में फैक्टर ये वर्ड का मीनिंग जानते हैं। कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमेशा ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये कैसे इंपॉर्टेंट है हम आगे देखेंगे। और थर्ड मेन पार्ट है थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब कि जब हम कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उससे एक इकोनॉमिक वेलफेयर अचीव होना चाहिए। मतलब बोलते ना सेटिस्फैक्शन होना चाहिए हमें। ओके, वो चीज हमने मैन्युफैक्चर की, कंज्यूमर तक पहुंचाई, कंज्यूमर ने कंज्यूम कर ली और डिमांड फुलफिल हो गई एंड कंज्यूमर इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। तो वो भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में चेक करेंगे कि इकोनॉमिक वेलफेयर हो भी रहा है या नहीं। तो इकोनॉमिक वेलफेयर के भी 3 पार्ट्स है। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन कितना एफिशिएंटली हो रहा है कि नहीं। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो एफिशिएंटली कंज्यूम हो रहा है कि नहीं, या हमारा प्रोडक्शन वेस्ट जा रहा है। और फिर हम बाद में चेक करेंगे कि ओवरऑल इकोनॉमिक की एफिशिएंसी कैसे है। अंडरस्टूड? अब देखते हैं डिटेल में। ओके, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी कमोडिटी की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, उसके डिमांड और सप्लाई फोर्स के थ्रू। माइक्रो इकोनॉमिक्स is concerned with the demand analysis, that is individual consumer behavior, and supply analysis, individual producer behavior. ठीक है, अब कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, तो उस गुड्स की डिमांड होगी मार्केट में तो ही प्रोडक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका मतलब हम क्या चेक कर रहे हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे है। और दूसरी तरफ ओके, डिमांड तो है, क्या वो पॉसिबल है हमें प्रोड्यूस करना, हाँ है, तो वो सप्लायर या प्रोड्यूसर कैसे प्रोड्यूस करेगा उसका स्टडी करेंगे हम, उसके बिहेवियर को स्टडी करके। ओके, तो कोई भी गुड्स जिसका प्राइस डिसाइड कैसे होती है, उसके डिमांड सप्लाई फोर्स के कारण। ओके, डिमांड के लिए हम किसकी स्टडी करेंगे, कंज्यूमर का, उसका बिहेवियर कैसे है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। और सप्लाई फोर्स के लिए हम किसका स्टडी करेंगे, प्रोड्यूसर का बिहेवियर। अंडरस्टूड? गुड। अब देखते हैं नेक्स्ट, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये हमेशा याद रखना है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है, मैन्युफैक्चर करनी है, हमें इन 4 चीजों की जरूरत है ही। माइक्रो इकोनॉमी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर्स रिवॉर्ड्स फॉर land, labor, capital, entrepreneur in the form of rent, wages, interest and profit। ठीक है, अब मुझे कोई भी गुड्स समझो, मुझे एक मशीन मैन्युफैक्चर करनी है, ठीक है। इस मशीन के लिए मैं पहले तो मुझे प्लांट सेटअप करना पड़ेगा, करेक्ट। वो प्लांट सेटअप करने के लिए मुझे किसकी जरूरत है, सबसे पहले लैंड की। अब लैंड पे मैंने फैक्ट्री या प्लांट तो सेटअप कर लिया, फिर उसमें काम करने के लिए, मशीन बनाने के लिए मुझे किसकी जरूरत है, लेबर की। ठीक है, लेबर की जरूरत है। अब लैंड को लेबर ये फ्री में तो नहीं आएगा, इसके लिए मुझे किसकी जरूरत है, पैसे की, कैश। दैट इज हम इकोनॉमिक्स में बोलेंगे मुझे कैपिटल की जरूरत है।
अब ये सब मैनेज करने के लिए और चलाने के लिए मुझे किसकी जरूरत है? एंटरप्रेन्योर की। ठीक है, एंटरप्रेन्योर सिंपल वर्ड में बिजनेसमैन या तो ओनर उस फैक्ट्री का, वो सब ये चीजें मैनेज करेगा। अब इसके बदले में हमें कुछ तो देना पड़ेगा, हम चैरिटी तो नहीं कर रहे, तो हम लैंड को क्या देंगे एज अ रिवॉर्ड? लैंड को रेंट देंगे। लेबर को क्या देंगे? वो फ्री में काम नहीं करेगा, वेजेस। कैपिटल, ओके, इतने रिस्की चीज में कैपिटल डाला है या एंटरप्रेन्योर ने पैसा लगाया है या लोगों ने भी पैसा लगाया, कंपनी होगी तो शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया, तो उसके बदले में हम उनको क्या देंगे? इंटरेस्ट। तो ओके, और एंटरप्रेन्योर को इतना सब मैनेज करने के लिए क्या मिलेगा? जो भी एक्सपेंस के बाद प्रॉफिट आएगा वो उसका। तो ये हुआ फैक्टर प्राइसिंग। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, theory of economic welfare. Theory of welfare basically deals with the efficiency in allocation of resources. Efficiency in the allocation of resources is attained when it results in maximization. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल। इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स 3 एफिशिएंसीज। ठीक है, देखो कोई भी चीज बनाने के लिए हमें रिसोर्सेस की जरूरत है, वो रिसोर्सेस एकदम एफिशिएंटली एलोकेट हुए हैं, मतलब वेस्टेज नहीं है किसी भी चीज का, तो हम बोलेंगे कि ओके दैट इज इकोनॉमिक वेलफेयर। और वो एफिशिएंसी, एक तो एलोकेशन भी होना चाहिए रिसोर्सेस का प्रॉपरली, और उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल। मतलब 2 पॉइंट्स अचीव होने चाहिए, एक तो प्रॉपर एलोकेशन और दूसरा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आंसर में दिखने ही चाहिए। करेक्ट, ओके। नाउ इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्वॉल्व 3 एफिशिएंसी। पहला एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। Efficiency in production means producing maximum possible amount of goods and services from the given amount of resources. अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट की प्रोडक्शन में एफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं। मतलब मुझे जितने भी गुड्स दिए गए हैं, रॉ मटेरियल मुझे जितना भी मिला है, उसमें मैक्सिमम गुड्स कितने बन सकते हैं उतने मैं बनाऊंगी। तो अगर मैं वो अचीव कर पाई, इट मीन्स व्हाट? मैंने प्रोडक्शन में एफिशिएंसी दिखाई है। Right? Good. Now, efficiency in consumption. Efficiency in consumption means distribution of produced goods and services among the people for consumption in such a way as to maximize total satisfaction of the society. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था? कंजम्पशन। तो हमें कंजम्पशन के बारे में देखना है, मतलब जो गुड्स बनाए हैं अब वो कंज्यूम प्रॉपरली हुए हैं क्या नहीं। अगर जो रिक्वायर्ड गुड्स है, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं एसेंशियल कमोडिटी, जैसे कि समझो मेडिसिन। ठीक है, अब वो जो मेडिसिन प्रोड्यूस हुई है वो प्रॉपरली उसी पेशेंट्स तक पहुंच रही है या नहीं? इफ यस, तो इसका मतलब हमारा एफिशिएंसी इन कंजम्पशन अचीव हो रहा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ गोलियां बन के फैक्ट्री में पड़ी हुई है या मेडिकल में पड़ी हुई है। नो, नॉट लाइक दैट। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट है ओवरऑल एफिशिएंसी। अब प्रोडक्शन के बारे में बात तो हो गया, कंजम्पशन के बारे में हुआ, अब हम देखेंगे कि टोटल एफिशिएंसी कितनी हुई है। इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल, मतलब जिसकी ज्यादा डिमांड है उसका प्रोडक्शन, सिंपल लैंग्वेज में। माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी शोज अंडर व्हाट कंडीशन दिस एफिशिएंसीज आर अचीव्ड। तो माइक्रो इकोनॉमिक कैसे हमें हेल्प करता है? हमें माइक्रो इकोनॉमिक ऐसे हेल्प करता है कि ये सारी चीजें अचीव हो भी रही है या नहीं हो रही है, ये समझने के लिए मदद करता है। Thus, the focus of microeconomics mainly confined to price theory and resource allocation. तो ये माइक्रोइकोनॉमिक्स 2 ही चीजों पे ध्यान दे रहा है ज्यादा। किस पे? एक तो प्राइस थियरी पे ध्यान दे रहा है, और दूसरा दे रहा है सिर्फ रिसोर्स एलोकेशन पे। ओके, इस पैरा से सिर्फ ये 2 पॉइंट्स ही उठाने थे हमें जो इंपॉर्टेंट है। इट डज नॉट स्टडी द एग्रीगेट्स रिलेटिंग टू द होल इकोनॉमी। एग्रीगेट्स मतलब वही टोटल, हम यहाँ पे हम इंडिविजुअल को लेकर बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर।
तो वो बता रहा है कि एग्रीगेट्स का सिंपल मीनिंग है टोटल। तो ये टोटल के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा है। दिस अप्रोच डज नॉट स्टडी नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली अगर वो माइक्रो लेवल पे बात कर रहा है तो वो टोटल लेवल पे बात कर ही नहीं सकता, इसलिए वो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है जो नेशनल लेवल के प्रॉब्लम्स है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में वो बात नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट, सो सिंस ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो वो नेशनल लेवल के प्रॉब्लम्स डील नहीं करेगा, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी मतलब गरीबी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, इनइक्वालिटी मतलब सबको एक जैसा इनकम है क्या, नहीं, कोई गरीब है कोई अमीर है, तो इनइक्वालिटी है, राइट। So theory of growth, theory of business cycles, monetary and fiscal policies are beyond the limits of microeconomics. In short ये बता रहा है कि ये सब चीजें माइक्रोइकोनॉमिक्स के अंडर नहीं आती, ये सब चीजें किसके अंडर आती है, मैक्रोइकोनॉमिक्स के अंडर। ना माइक्रोइकोनॉमिक्स के फीचर्स जानते हैं। ओके, फीचर्स ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स में सबसे पहला है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, राइट। ये इसका फीचर बन सकता है, यस। इसकी खासियत ये है कि वो क्या, इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करता है। Microeconomics is the study of the behavior of small individual economic units like individual firm, price या individual household etc. ये हमने पहले भी देखा है एक्सप्लेनेशन पार्ट में। नेक्स्ट है प्राइस थियरी। Microeconomic deals with the determination of the prices of the goods and services as well as factors of production. तो हमने पहले भी देखा है कि माइक्रोइकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है, ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस कैसे रखी जाए, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई, एज वेल एज कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में भी किसको कितना पैसा देना है, राइट। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इनको कितना पैसा देना है, ये क्या डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। सो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइस थियोरी। नाउ थर्ड वन इज पार्शियल इक्विलिब्रियम, ठीक है। पार्शियल इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। क्या, बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर। इक्विलिब्रियम का मीनिंग उन्होंने बताया है कि दो चीजों में बैलेंस करना, उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। अब ये क्या है, पार्शियल है, मतलब ये पूरा पूरा बैलेंस नहीं कर सकता बट पार्शियली कर रहा है, थोड़ा बहुत कर रहा है, ठीक है। Microeconomic analysis deals with partial equilibrium, which analyzes equilibrium position of an individual economic unit, that is individual consumer, individual firm, industry, etc. ठीक है। ये क्या देख रहा है कि माइक्रोइकोनॉमिक एनालिसिस ये क्या देखता है कि इन सब में कैसा इक्विलिब्रियम है, कौन सी पोजीशन है, ये जानने के लिए हमें हेल्प करता है। It isolates an individual unit from other forces and studies its equilibrium independently. ये important है। माइक्रोइकोनॉमिक्स जो भी स्टडी करता है ना, वो हर चीज की इंडिपेंडेंटली करता है, वो एक दूसरे को कंसिडर ही नहीं करता, दूसरे फोर्सेस को। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोइकोनॉमिक्स ना हमेशा इस पे चलता है, एक अजम्पशंस पे कि ऑल थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बट रियल लाइफ में कभी भी हर चीज कांस्टेंट रख के हम एक चीज के बारे में स्टडी नहीं कर सकते, बट माइक्रोइकोनॉमिक्स करता है। क्यों, क्योंकि ये इसका अजम्पशन है कि ओके दुनिया में सारी चीजें जो हमने मानी है वैसी ही है। बट ऐसे कभी हुआ है क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम बोलते हैं कि डिमांड ज्यादा है किसी भी चीज का, तो वो डिमांड क्यों ज्यादा है, ये क्या एक ही रीजन की वजह से हो सकता है, नहीं, इसके लिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं डिमांड क्यों ज्यादा है, राइट। अब जैसे नॉर्मल सिनारियो में डिमांड ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, ओ वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है इसलिए उसका डिमांड ज्यादा है। बट अगर हम कहेंगे कि नहीं, इस बार बारिश इतनी ज्यादा हुई, खेती बर्बाद हो गई, उसके वजह से हमारा डिमांड ज्यादा है, क्यों, क्योंकि सप्लाई ही कम हो गया है उस चीज का, इसलिए डिमांड ज्यादा है, राइट। बट वो इस चीजों को मानेगा ही नहीं, वो इंडिपेंडेंटली स्टडी करता है हर चीज को। नेक्स्ट, based on certain assumptions, microeconomic begins with the fundamental assumption other things remaining constant। अगर आप माइक्रोइकोनॉमिक्स में देखोगे तो आपको है ना हर डेफिनेशन के स्टार्टिंग में या हर मीनिंग के स्टार्टिंग में ये लाइन मिलेगी ही मिलेगी, other things remaining constant such as perfect competition, laissez-faire policy, pure capitalism, full employment etc. This assumption make the analysis simple। एनालिसिस को सिंपल करने के लिए हम पहले ही assumptions लेके चलते हैं। देखो assumptions कहाँ पे होती है,
जहाँ पे हमें पता है कि ओके ये चीज तो रियल लाइफ में हो ही नहीं सकती, सो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ वो हो गई है, दैट इज अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, हमने ये स्टडी में कंक्लूजन निकाला है। जबकि रियल लाइफ में ऐसे कभी होता नहीं कि कोई भी चीज कांस्टेंट है, वो हर मोमेंट में चेंज होती रहती है, राइट। नेक्स्ट, स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। वो क्या करता है, स्लाइसिंग मेथड यूज करता है। इट स्प्लिट्स और डिवाइड्स द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स। करेक्ट, हमारी इकोनॉमी पूरी है, राइट, इसमें का मैं सिर्फ एक पार्ट को स्टडी कर रही हूँ, ये छोटे से पार्ट को, मतलब वो क्या कर रहा है कि इसको डिवाइड कर रहा है और स्लाइस कर रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं स्लाइसिंग मेथड। फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम। अगर सिर्फ मेरे बारे में अगर स्टडी करना चाहते हैं तो सिर्फ मेरा इनकम को देखेंगे, तो मुझे क्या किया है, स्लाइसिंग मेथड यूज करके मेरे ऊपर स्टडी कर रहे हैं। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट का मीनिंग है टोटल, राइट। तो एक ही यूनिट का या एक ही गुड्स का मैं डिमांड एनालाइज कर रही हूँ या स्टडी कर रही हूँ, तो मैं स्लाइसिंग मेथड यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट, use of marginalism principle. The concept of marginalism is the key tool of microeconomic analysis. ये क्या है, की टूल है, याद रखना, marginalism is the key tool. The term marginalism means change brought in total by an additional unit, right? Marginal analysis helps to study a variable through the changes. Producers and consumers take decisions using this principle. Okay, marginal मतलब क्या, उन्होंने मीनिंग बताया कि हर एक यूनिट बढ़ने से कितने का चेंज आता है, उस बेसिस पे हम इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। एग्जांपल, ये यूनिट्स है, ठीक है, ये है, फॉर एग्जांपल मैं क्वांटिफाई करती हूँ मेरे भूख को, हंगर को, राइट, 1 to 10 के स्केल पे, ठीक है, और ये हम लेंगे चेंज। तो समझो मैंने फर्स्ट एप्पल खाया तो मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 10, तो चेंज क्या है, 0। फिर मैंने सेकेंड एप्पल खाया, राइट, तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला 8 का, तो यहाँ पे चेंज क्या है, 1। यहाँ पे मैंने 4 खाए, मुझे सेटिस्फैक्शन मिला 6, बट यहाँ पे चेंज क्या है, 2। तो यहाँ पे जो, यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ा, यहाँ पे 2 यूनिट बढ़े, इसको बोलते हैं मार्जिनलिज्म। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, analysis of market structure. Microeconomics analyzes different market structures such as perfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly. अभी फीचर्स हम पढ़ रहे हैं, इन मार्केट्स को हम डिटेल में बात के चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए फॉर द टाइमिंग आप ये समझो कि माइक्रो इकोनॉमिक हमें हेल्प करता है हर एक अलग अलग मार्केट टाइप को स्टडी करने के लिए या एनालाइज करने के लिए। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट या लास्ट फीचर, लिमिटेड स्कोप. The scope of microeconomics is limited to individual unit. It doesn't deal with the nationwide economic problems such as inflation, deflation, balance of payments, poverty, unemployment, population, economic growth, etc. Right? Obviously limited scope होगा, क्यों? क्योंकि एक यूनिट को या एक एक चीज को वो एनालाइज करता है, वो टोटल चीजों को एनालाइज नहीं कर सकता, वही उसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है। तो वो नेशन वाइड या नेशनल लेवल के प्रॉब्लम्स को कभी डील नहीं कर सकता, जैसे कि इन्फ्लेशन नेशनल लेवल पे हम काउंट करते हैं, डिफ्लेशन नेशनल लेवल पे होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब अपना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस, वो भी नेशनल लेवल पे होता है, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन या इकोनॉमिक की ग्रोथ कितनी हुई है, ये सब वो स्टडी नहीं कर सकता। सो दिस वाज द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक रिकैप करते हैं। सबसे पहले क्या है, वो इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है, उसके बाद वो प्राइस थियरी पे स्टडी करता है, फिर होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम, राइट, फिर वो कुछ चीजों को अज्यूम करता है, दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, वो स्लाइसिंग मेथड यूज करता है क्योंकि वो एक एक चीज करता है स्टडी, फिर वो मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल यूज करता है, राइट, फिर वो अलग अलग मार्केट को स्टडी करता है एंड उसका स्कोप लिमिटेड है। नाउ नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या क्या है अपने माइक्रो इकोनॉमिक। प्राइस डिटर्मिनेशन, माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड
वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड, राइट। प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब प्राइस डिसाइड करना, वो हमें हेल्प करता है कि हम प्राइसेस क्या क्या रखें अलग अलग प्रोडक्ट्स के, उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया क्या क्या होता है, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, फ्री मार्केट इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। A free market economy is that economy where the economic decisions, ठीक है, economic decision regarding production of goods such as what to produce, how much to produce, how to produce, etc. are taken at individual levels. There is no intervention by the government or any other agency. फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब जहां पे किसी का भी जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी का भी इंटरवेंशन नहीं है, गवर्नमेंट नहीं देखेगी, ये इंडिविजुअल लेवल पे मतलब उस फैक्ट्री का ओनर या बिजनेस का ओनर डिसाइड करेगा कि मुझे कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, सब कुछ। सो इसका सेकंड इंपॉर्टेंस है फ्री मार्केट इकोनॉमी। थर्ड है फॉरेन ट्रेड। माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड लाइक इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ on a particular commodity, determination of currency exchange rates of any two country, gains from international trade to a particular country, etc. तो ये फॉरेन ट्रेड में भी हमें हेल्प करता है। क्या चीजें समझने के लिए कि किसी भी टैरिफ का एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे कितना असर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करती हूँ और समझो स्पाइसेस को दूसरे कंट्री में ज्यादा टैक्स लगा दिया है, तो हमारा एक्सपोर्ट कम होगा, राइट, क्योंकि हमारे प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएंगे। फॉर एग्जांपल समझो मैं यूएस में मसाला एक्सपोर्ट करती हूँ, स्पाइसेस एक्सपोर्ट करती हूँ। अब यूएस गवर्नमेंट ने उसमें बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, समझो 100, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन पहले था 50, पहले कितने था 50 था, तो अभी कितने से ज्यादा बढ़ा, वो टैक्स 50 से। सो अल्टीमेटली जो भी मेरा प्रॉफिट होगा, मान लीजिए मेरा प्रॉफिट था 1000 रुपया, उसमें से अभी 50 रुपया और ज्यादा कम हो जाएगा, राइट, तो इस हिसाब से मेरा प्रॉफिट कम होगा, सो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो ये डिटरमाइन करने के लिए क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट, जो दो कंट्री के बीच में जो एक्सचेंज रेट होता है वो डिटरमाइन करने के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है। फिर गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री, किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से कौन सी कंट्री को कितना फायदा हुआ, वो भी हमें माइक्रो इकोनॉमिक की मदद से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ, ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस को समझने के लिए, जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना, बहुत डिफिकल्ट होते हैं समझने के लिए, वो थोड़े इजी भाषा में या इजीली समझाने के लिए हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। It has made a valuable contribution to economics by developing various terms, concept, terminologies, tools of economic analysis, etc. Economic models are built using various economic variables. जो भी सारे रूल्स टर्म्स आए हैं वो पहले तो इंडिविजुअल इकोनॉमिक स्टडी करके ही आए हैं, राइट, तो वो सब किसके मदद से हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लाइक इकोनॉमिक मॉडल्स बनाने की जरूरत और पॉसिबल हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज business decision. Microeconomics theory are helpful to businessmen for taking crucial business decision. These decisions are related to the determination of cost of production, determination of prices of goods, maximization of output and profit, etc. Right? एक बिजनेसमैन को यही डिसीजंस लेने होते हैं कि क्या मेरा कॉस्ट होगा, क्या मेरे प्राइसेस होनी चाहिए, मैं मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकता हूँ, मेरा प्रॉफिट क्या होगा, ये सब हमें कौन हेल्प करता है, माइक्रो इकोनॉमिक थियोरीज हेल्प करती है ये सब ढूंढने में। नेक्स्ट, यूजफुल टू गवर्नमेंट। इट इज यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्राइस पॉलिसी, एटसेट्रा। This policy help the government to attain its goals of efficient allocation of resources and promoting economic welfare to the society. तो गवर्नमेंट को भी मदद होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, क्योंकि उनको भी अलग अलग पॉलिसीज बनानी होती है, जैसे कि टैक्सेशन पॉलिसीज कैसे बनाई जाए। जैसे जनरली टैक्सेशन पॉलिसीज में देखा जाता है कि ओके, जो मिडिल क्लास लोग हैं या गरीब लोग हैं उनके ऊपर टैक्स ना लगाया जाए, तो ये कौन चेक करेगा कि इंडिविजुअल लेवल पे, माइक्रो इकोनॉमिक ही कर सकता है हमें हेल्प, राइट।
वैसे ही पब्लिक एक्सपेंडिचर, जैसे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर पे, पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे कितना खर्चा होना चाहिए, उसकी पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, ये सब हेल्प करता है हमें माइक्रो इकोनॉमिक। तो इससे इन रिजल्ट हमें क्या मिलता है, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब पॉपुलेशन में ऐसे ना हो कि किसी को ज्यादा मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है, गवर्नमेंट ट्राई करती है कि सबको सब कुछ मिले, राइट। तो ये किसकी मदद से पॉसिबल है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। नेक्स्ट वन, basis of welfare economics. So microeconomic helps explains how best results can be obtained through optimum utilization of resources and its best allocation. It also studies how taxes affect social welfare. So welfare का मीनिंग तो समझता ही है ना, कि समाज का अच्छा होना या अच्छा करना। so गवर्नमेंट के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। so कोई भी गुड्स ऑप्टिमम यूटिलाइज हो, मतलब ना ओवर वेस्टेज होना चाहिए किसी चीज का, या अंडर यूटिलाइज होना चाहिए किसी भी चीज का। ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम हम बेनिफिट्स उसमें के निकाल सकते हैं, और बेस्ट एलोकेशन होना चाहिए, राइट। सो ये भी हम किसके मदद से पॉसिबल है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट स्टडीज हाउ टैक्सेस अफेक्ट सोशल वेलफेयर। अगर टैक्सेस ज्यादा लगाएंगे तो पीपल डिस्करेज होंगे ज्यादा कमाने के लिए, अगर कम टैक्सेस लगाएंगे तो हम गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलेगा कुछ डेवलपमेंट करने के लिए। सो ये सब का प्रॉपर बैलेंस लेके आना इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी, राइट। सो इसीलिए इट ऑल्सो शोज कि कैसे सोशल वेलफेयर अफेक्ट होता है। ओके, सो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट्स फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।